अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कल हमने अपना बॉक्स प्लॉट कंप्लीट कर लिया था। नो मैम, जस्ट हमने मोड पढ़ा था। बॉक्स प्लॉट नहीं पढ़ा था हमने कल। हो गए। आई थिंक सो मैंने ये रिलेशनशिप भी डिस्कस किया था। रिलेशनशिप नो मैम, जस्ट वही तक फार्मूला जो था मोड का ग्रुप डेटा के लिए, वही बस उधर ही तक किया। और आपको सॉल्व करना भी सिखा दिया था 2 घंटा। यस मैम, वो तो ओके हम जी। मैम मतलब हमने मैंने नोट भेजा था, उसको सॉल्व किया था वो टेबल को। उसमें मैंने लेक्चर हाफ लिया था, तो मैम उसको चेक करके कहानी मुझे बता दें। ओके तो मैं इसके बाद ना मेरी क्लास है, तो क्लास के बाद जो है नेक्स्ट क्लास के बाद हम चेक करके आपको बता दूंगी। जी, the next topic that we are going to start is empirical relationship between mean, median and mode. अब हमने मीन पढ़ लिया, अपना मीडियन पढ़ लिया, हम इन तीनों के दरमियान में इनकी रिलेशनशिप्स देखते। Frequency distributions can be described by the three measures, that is mean, median, and mode. The relative position of these three measures are: if mean is equal to median is equal to mode, the distribution is called symmetrical distribution. If mean is greater than median, if the answer of the mean is greater than median and the answer of the median is greater than mode, then distribution is positively or right scale. If the answer of the mean is less than median and the answer of the median is less than mode, then we can say the distribution is negatively or negatively or left skewed. This is an example of different shapes. The first shape is negatively skewed. How it is negatively skewed? You can see there. आपके पास सेंटर पॉइंट आते हैं वो होते हैं हमेशा 0। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। लाइक अब ये देखिए मोड बेल शेप, हमारे पास बेल शेप की डायग्राम होती है। जो बेल शेप की आपके पास डायग्राम है, उसका जो सेंटर बेल शेप की है वो आपके पास क्या है? सेंटर पॉइंट विच इज मोड। देखिए ना, सेंटर में बेल शेप की क्या है आपके पास? मोड। लेफ्ट साइड पे मीडियन एंड मीन है, ये दोनों आपके पास नेगेटिव वैल्यूज है, ये दोनों लेस वैल्यूज है। जब आपके पास डेटा जो है वो लेफ्ट टेल पे आ जाए ना, याद रखिए जब डेटा आपके पास लेफ्ट टेल पे आ जाए तब हम उसको कहते हैं नेगेटिव स्केल। आप थर्ड वाली डायग्राम देखिए, अगेन जो है वो सेंटर पॉइंट आपका मोड का आ गया है। इसका मतलब है सेंटर पॉइंट जो है वो हमेशा 0 देन मोड हो गया। मीडियन जो है वो आपके पास मोड से थोड़ा बड़ा आ गया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हो गया, और मीडियन से बड़ा आपके पास मीन आ गया। पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती गई ना, फॉर एग्जाम्पल 0 के बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब आपके पास डेटा राइट टेल पे आ जाए तब हम उसे कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड और राइट स्क्यूड। अब देखते हैं सेंटर में हमारे पास है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये कि जो सेंटर पॉइंट है ना बेल शेप का, उसमें आपके पास मीन मीडियम मोड जो है वो इक्वल आते हैं। मीन्स के मीन मीडियम मोड जो है वो तीनों ही के आपके पास इस डायग्राम में 0 आ गए। फिर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं वो बराबर की हैं कि आपके पास क्या क्या सिमेट्रिकल। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस डायग्राम्स? फिर से कोई इस तरह रहेगा मीन मीडियन मोड। सॉरी, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं मैम, वो पूछना था, मैंने सीक्वेंस का पूछना था कि वो आगे पीछे कर सकते हैं मीन मीडियन मोड के, इसी तरह मीन मीडियन मोड। आपके पास इस तरह रिलेशनशिप बनेगा ना, मीन लेस देन मीडियन, मीडियन लेस देन मोड, और मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मोड। ये एक सीक्वेंस बनेगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये हमारे गोल 2 का है जो छुड़ा दिया था। मैंने कहा था कि मैं आपको गोल 3 के साथ करूंगी।
Box plot. A box plot is a five-number graphical display of a collective data based on the minimum value, the maximum value, and the three quartiles values. Q1, Q2 and Q3. अब आपके पास जो बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट एक ग्राफ है, एक डायग्राम है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा है, जिसमें 5 चीजें होती हैं जो डेटा को समराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू 5 मेथड्स। बॉक्स प्लॉट जो है एक ग्राफिकल वे है जो डेटा को समराइज करता है अकॉर्डिंग टू 5 मेथड, और वो मेथड कौन से? पहला मेथड है मिनिमम, दूसरा मेथड है मैक्सिमम, थर्ड मेथड इज Q1, fourth one is Q2, and fifth one is Q5. As a reminder, 25% of the data are less than quartile Q1, 50% are less than Q3, and 75% are less than Q2. आपके पास जो है जो Q1 होता है वो लेस देन 25% तक का डाटा होता है, जिसको आप क्वार्टर कहते हैं ना, जो लेस देन 25% तक का जो डाटा होता है आपके पास, 25 तक का जो डाटा होता है आपके पास, वो होता है आपके पास Q1। जो आपके पास डाटा 50% तक होता है वो आपके पास होता है Q2। जो डाटा आपके पास 75% तक होता है वो आपके पास डाटा होता है Q3। अब आप एक पॉइंट नोट कीजिए कि जो सेंटर में, अब मैंने अभी बताया Q2 जो है वो 50% पे आ रहा है, तो मीडियन भी तो 50% पे आता है। 50% पे आने का मतलब है कि मीडियन जो है दो चीजों को इक्वली डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट और राइट साइड पर, कि लेफ्ट में भी 50% का डाटा है और राइट साइड में भी 50% का डाटा है बस। तो Q2 जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं आपकी Q मीडियन की। Q2 जो है वो मीडियन की इक्वल होता है। ठीक है, बॉक्स प्लॉट एक ग्राफिकल वे है अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने की बाय यूजिंग अ 5 मेथड। और 5 मेथड क्या है? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप लोगों को पता है कि डाटा की मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू में जो डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू है। के साथ ही इन्होंने क्या Q1, Q2 और Q3। Q1 का मतलब है कि 25% तक का जो डाटा है, Q2 का मतलब है 50% का डाटा, और Q3 का मतलब है 75% का डाटा। Q2 जो है वो 50% तक का डाटा है, तो मीडियन भी हमें 50% तक का डाटा देता है कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डाटा। अब आ जाते हैं यहाँ पर। A box plot is constructing by drawing out rectangles the box with the ends drawn at the lower and the upper quartile। तो ये देखिए आपके पास जो बॉक्स है ना, वो जो स्टार्ट होता है वो Q1 से होता है। Q1 को कहते हैं हम लोअर क्वार्टाइल, Q1 को हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, और Q2 को कहते हैं, Q3 को कहते हैं हम अपर क्वार्टाइल, Q2 हमारे पास मीडियन होता है। जी, रोल नंबर 112, आपने कोई क्वेश्चन पूछा? नो मैम, अब वो बार बार नेटवर्क माइक इशू है जिसकी वजह माइक जो अनम्यूट हो जाता है आपका, पीछे से फिर शोर भी बहुत ज्यादा आ रहा है। मुझे लगा कि शायद आपके क्वेश्चन पूछ ऐसा आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो जो बॉक्स है, बॉक्स प्लॉट की बात, बॉक्स एंड विस्कर्स की बात हुई है। जो जब जहां से बॉक्स स्टार्ट होता है वो वैल्यू होती है आपके पास Q1 की। सेंटर में जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास मीडियन की आ जाएगी। जो बॉक्स एंड हो जाएगा वो पॉइंट होगा आपके पास Q3 पे। अब Q3 को हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल और Q1 को कहते हैं हम लोअर क्वार्टाइल। देखिए ना, Q1, Q2, Q3, तो Q1 जो है वो छोटा वाला क्वार्टाइल हुआ, लोअर क्वार्टाइल, और Q3 जो है वो अपर क्वार्टाइल, बड़ा क्वार्टाइल। अब आ जाते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। ये जो लाइन है इसको कहते हैं विस्कर्स। जब जहां से विस्कर शुरू होती है वो होती है मिनिमम वैल्यू से, जहां से विस्कर एंड होती है वो होती है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू तक एंड। इसको कहते हैं हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अब अगर हम देखिए, मेरे पास एक डाटा की एग्जांपल थी मिलियंस पर गैलन फॉर ऑल व्हीकल्स की। अब ये देखिए बॉक्स प्लॉट बनाए। हो सकता है ना कि एक साइड की विस्कर छोटी और एक साइड की बड़ी, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। डाटा तो किसी तरह का भी हो सकता है जिसको आपने प्लॉट किया है। आप ये चेक कीजिए, आप लोग ने मुझे खुद बताना है कि जो विस्कर स्टार्ट हो रही है, जो लाइंस डॉटेड लाइन स्टार्ट हो रही है, वो ग्राफिकल वे में किस पॉइंट तक आ रही है? 10 से मैम 10 से 9 पे स्टार्ट है। मुझे लगता है 9 पे आ रही है, 10 पे एग्जैक्टली नहीं आ रही।
हाँ जी, आप लोग बताएं बाकी 10 पे एग्जैक्टली आ रही है? तो मैं यस मैम 9 पे आ रही। 9 पे आ रही नो है, मैम इसका मतलब है कि मिनिमम 10 वैल्यू से आपके नीचे है। पास, इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू आपके 9 थी, तो आपने विस्कर्स वहां से स्टार्ट, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आपके पास 9 थी, इसलिए आपने वहां से विस्कर स्टार्ट किए। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं जहां से बॉक्स स्टार्ट हो रहा है। बॉक्स जो स्टार्ट हो रही है वो वैल्यू हमारे पास Q1, और आप लोग मुझे देख के बताएं कि बॉक्स स्टार्ट जो हो रहा है Q1 की वैल्यू क्या होगी। 17 लाइक 18 अराउंड 18 17 के दरमियान में आ रही है, ठीक है। हो सकते हैं 17, मुझे तो ये लग रही है 18 तो नहीं लग रही, 18 से नीचे ही हम है, 16 और 17 लग 17 रहा है। कह सकते हैं। 17, ठीक होगा, इसका मतलब है Q1 की वैल्यू थी 17। अब आ जाते हैं बीच में से रेड लाइन है, रेड लाइन जो है वो आपके पास I24 के करीब, और ये आपके पास मीडियम वैल्यू है। बॉक्स एंड जो हो जाएगा वो आपके पास Q3 की वैल्यू है, मतलब 30 से नीचे लग रहा है, लाइक 29। जहाँ पे विस्कर खत्म हो रही है वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है आपके डेटा की, वो मुझे लग रही है कि वो 44 है। इसको मैंने ऐसे हाईलाइट किया, लेकिन आप लोगों ने ऐसे डॉटेड लाइन से हाईलाइट नहीं करना, मैं इसे बताने के लिए हाईलाइट किया है कि वैल्यू सारी है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल में मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड से मैम बताती हूँ। जो मीडियन है वो मैक्सिमम और मिनिमम का मीड होगा। नहीं, Q1 एंड Q2 का भी, मैम यहाँ पे जो बना हुआ है वो तो Q3 थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। आप ही देखे ना, Q1 और Q3 के दरमियान में बनाया गया, तो थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, टेबल्स की वैल्यू ऐसी होगी। ओके मैम। हम देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ओके, मैं कुछ वैल्यूज लिख रही हूँ, हम ना उसका बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, आप लोग इस साथ साथ बना देते हैं। नंबर 2, आप अपना माइक को फिर म्यूट कर लीजिए। मैं डेटा देख कर बताती हूँ आपको।
ओके, लिखिए वैल्यू। Minimum value is 12. Maximum is 55. Q1, Q2, Q3। Q1 है आपके पास 27, Q2 जो है लाइक मीडियन वो आपके पास क्या है 35 एंड Q3 is 42। चलिए अब आप लोगों ने इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए अब अगेन आप क्या करेंगे कि आप लोग स्केल सेट करेंगे। स्केल सेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे। लाइक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है 12 एंड 55, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को देख के बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आप ये बताइए कौन सा टेबल का स्केल बनाए हम लोग, बताइए किस टेबल। 5 का बना 5 का बना लेंगे। 5 का बनाएंगे तो मेरे पास स्केल से आप लोग 5 का बनाएंगे। 5 10 का बना 10 का बनाती हूँ। 10 20 अगर आपके पास स्पेस है तो आप लोग 5 का बना सकते हैं। 20 30 40 50 एंड 60 मेरा यहाँ तक बन रहा है। 30 40 50 ओ एंड 60। ओ अब हम यहाँ पे देखते हैं बॉक्स है वो जिस मर्जी साइड पे आप बना लीजिए, मतलब जितने मर्जी डिफरेंस के साथ आप बना लीजिए। तो हम ये देख लेते हैं कि हमने बनाना है अपना बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। वो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पे आ रही है, वो आ रही है जी। मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास 12। 12 ठीक हो गया। 12 सोच लेते हैं कि 12 जो है वो 20 और 10 के दरमियान में कहाँ कहाँ आ सकता है। लाइक यहाँ पे आ सकता है 12, यहाँ तक आ सकता है ना 12। तो मैंने यहाँ से ना यस मैम इसकी जो वो है डिस्कस स्टार्ट करती हूँ। मिनिमम वैल्यू जो है वो सॉरी आपके पास Q1 की जो वैल्यू है वो है 27। इसका मतलब 27 और 20 के दरमियान में यहाँ आ रही होगी वैल्यू। बॉक्स शुरू यहाँ से होगा। बॉक्स का जो साइज है वो आप अपने मुताबिक देख लीजिएगा जितना रखना है। ये मेरा बॉक्स का साइज। अब Q3 में देखूंगी वो 42 है और 42 आई थिंक से यहाँ पे आएगा। मेरे बॉक्स यहाँ तक बनेगा, ये बन गया पूरा बॉक्स। Q1 और Q3 से बॉक्स बन गए। अब आ जाते हैं सेंटर पॉइंट, वो है आपके पास 35 देख लेते हैं। 40 एंड 50 के दरमियान में 35 में आपके पास यहाँ पे आ गए, ये मीडियन हो गया। जिसका यहाँ से शुरू हुई थी तो हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। अब एंड जो है वो 55 में आपके पास यहाँ पे सेंटर में वैल्यू आ रही है, राइट। इधर आपके पास यहाँ तक जो है वो जिसका एंड हो गई। ये बन गया आपके पास ग्राफ। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, ये हमारे पास मैक्सिमम है, ये हमारे पास Q1 है,
हमारे पास Q2 है, Q2 और मीडियम सेम, हमारे पास Q3 है। ये छोटी छोटी चीजें आप लिखिए क्योंकि एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। मीडियम इज इक्वल टू Q1, Q2 और Q3, फिर आप लोगों को पता होगा कि Q2 के इक्वल है तो आप लोग उसको पे टिक करेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ इनको साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया आपके पास बॉक्स प्लॉट। ओके जी, बॉक्स प्लॉट अब मुश्किल तो नहीं है? ये तो बहुत इजी है। तो बहुत इजी है। ओके, जब कोई चीज समझ आ जाती है तो वो इजी लगता है, जब समझ नहीं आता फिर वो हमें डिफिकल्ट लगता है। अब हमारे लास्ट टॉपिक्स रह गए, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए। मैम क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 कैसे फाइंड करेंगे? वो मैं वैसे तो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, Q1, Q3 और Q2 के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो ये मैं आप लोगों को खुद से दूंगी वैल्यूज बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए। मैं वही देख रही थी कि आप लोग यहाँ पे ना लिखा नहीं हुआ गोल के अंदर कि Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 भी हम लोग ना मीडियन की तरह फाइंड करते हैं। जैसे मीडियन का फॉर्मूला था ना, वही फॉर्मूला Q2 का फॉर्मूला है फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा। और फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के लिए Q1 और Q2 का Q3 का जो फॉर्मूला है वो मिलता जुलता सा है Q1 Q2 की तरह, लेकिन आपके कोर्स में है ही नहीं, इसलिए फिर मैंने ये करवाया नहीं है कि वैल्यू मैं आप लोगों को दे दूंगी ना, फिर कोर्स आउटलाइन में है ही नहीं, आप लोग खुद ही चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। अगर बॉक्स प्लॉट बनाने को कहूँगी और Q1, Q2, Q3 मैंने नहीं पढ़ाया तो इसका मतलब है कि मैं आपको ये फाइंड करने के लिए तो नहीं दूंगी, वैल्यूज निकाल कर दे दूंगी, आप लोगों ने खुद से प्लॉट करना है एग्जैक्ट स्केल के साथ। जी, द नेक्स्ट सेंटेड डेंसिटी इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन शायद आप लोगों ने मैथ्स में सुना हो, सीरीज है। In mathematics, the geometric mean is a mean or average which indicates the center density. It's the measure of the center density or typical value of a set of numbers by using the product of their base. अब इसको देखते हैं।
In mathematics, the geometric mean is a mean or average which indicates the center density or typical value of a set of the numbers by using the product of the numbers. इसका मतलब है geometric series के अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं? A set of numbers by using the product of the values as opposed to the arithmetic mean which uses their sum. तो मतलब this is opposite to the arithmetic mean और ये क्या यूज करता है? Product of the values. Geometric mean is defined as the nth root. nth root स्क्वायर रूट के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, स्क्वायर रूट होते हैं 1/2, nth root होती है आपके पास ये 1/n root. The geometric mean is defined as the nth root of the product of the n numbers. जहां तक नंबर्स होंगे वहां तक आपने रूट बना देना. फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में नंबर्स हैं 5, 7 एंड 9. तो ये 3 नंबर्स हैं, इसका मतलब है कि ये थर्ड रूट तक होगा आपके पास. आप यहाँ पे x1, x2, x3 तक करेंगे, तो ऊपर जो है स्क्वायर रूट पे क्या ले लेंगे आप 3 और आप अंडर रूट का साइन बना देंगे. साथ ही और ये जो 3 अंडर रूट का मतलब होता है 1/3. For example, for a set of a number x1 to xn, the geometric mean is defined as x bar g. X bar g means geometric mean equals to nth root x1, x2, and so on x. Oh, एक छोटी सी एग्जाम्पल है हमारे पास ये. Determine the mean and the geometric mean of the following. अब देखिए यहाँ पे मीन निकालना तो आप सबको आता है कि मीन के x bar equal to sum x divided by n. 8 plus 4 plus 4 plus 2 equals to 4. ये आपके पास डेटा था ना. 18/4 equals to 4. अब उन्होंने कहा है कि आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आपको ये बताया है प्रोडक्ट ऑफ द nth रूट. अब ये देखिए इसमें कितने नंबर्स हैं? 8, 4, 4, 2. टोटल नंबर्स आपके पास 4 हैं. 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और ऊपर जो रूट में nth रूट में कितने आ जाएंगे? 4. जाहिर है n नंबर्स होंगे तो nth रूट होगा. 4 नंबर्स है तो 4th रूट होगा. इक्वल्स टू 4 to 56. मैंने बताया था आपको कि जो अंडर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट वो होता है आपके पास 1/2. अब वो ऊपर अंडर रूट में जो नंबर आ जाए वो होता है आपके पास 1/n. अब यहाँ पे इन्होंने 4 दिया है तो हम इसको अंडर रूट को जब ओपन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4. अगर यहाँ पर 10 होता तो हमारे पास ओपन करके क्या आ जाएगा? 1/10. ऑल्सो नोट, यहाँ पे मैंने नोट भी लिख दिया है. तो nth root x equals to x to power 1/n. Properties of geometric mean: always less than or equal to mean, only valid for positive valid data. इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा इसकी प्रॉपर्टी ये है कि मीन से हमेशा लेस होती है. इसकी प्रॉपर्टी भी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है. नेगेटिव वैल्यू का तो हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे. अगर आप लेकर देख लें नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट तो मैथ का एरर आ जाता है. जैसे ज्योमेट्रिक मीन में हमें हमेशा जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए होती है. ठीक हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? मैम मीन और ज्योमेट्रिक मीन में मतलब कब दोनों में से कौन सा डिसीजन पे लेते हैं ना, किसी टेबल में अगर मीन निकालना है या ज्योमेट्रिक मीन? मीन जो है हमने फाइंड करनी होती है अपनी डेटा की सेंटर वैल्यू. ठीक है, लाइक हमने फाइंड करने के हमारे डेटा की एवरेज क्या आ गई. सिंपल सी बात, अगर हमें पता कि हमारे पास डेटा की एवरेज वैल्यू क्या आ गई, वो हमारे पास क्या है? मीन. फिर अगर हमने निकालना है कि हम डेटा की रूट्स कितनी है, कि हमें चेक करना है कि डेटा जो है वो हमारा कितने रूट तक आ रहा है, तब हम लेते हैं इसको ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं इसका. ठीक है, मीन जो है वो हमारे पास हमें पता चल गया है कि क्या है वो हमारे पास एवरेज वैल्यू है, मतलब जिसकी हमने किसी की एवरेज वैल्यू निकालनी होती है. अब जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या है कि हम लोग जो है वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको nth रूट फाइंड करते हैं. एक्चुअली में जो ज्योमेट्रिक मीन है ना वो सबसे ज्यादा यूज होती है इन्वेस्टमेंट के अंदर. इन्वेस्टमेंट में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसकी वो पावर के साथ मल्टीप्लाई करके वो फाइंड किया जाता है.
ओके मैम। जी, एनी क्वेश्चन कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कैसे करना है? ओके, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने प्रैक्टिस की उसकी? यस मैम, मैंने सेंड भी किया था सी आपको। ओके, मैं आज के बाद चेक कर लूँगी क्लास के बाद। हाँ जी, यस बाकी मैम। सबने कोई यस डिफिकल्टी? मैम। यस मैम, डिफिकल्टी है, मुझे लगता है कि गलत है, तो आप काइंडली चेक कर दीजिएगा। आपने सेंड कर दी? कहाँ पे सेंड करेंगे? दीदी मैम टीम मैं पे सेंड कर? सीआर को सेंड किया था। ओके, सीए को सेंड कर दी थी। जी। जी, किसी और की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बता दीजिए। मैंने पूछना था कि हम जो मीन लेते हैं, मीन जो आपने हमें जहाँ पे सिखाया था वो था बाउंड्रीज के साथ, क्लास बाउंड्रीज पे हम मीन ले रहे थे। हम क्लास इंटरवल पे ले सकते हैं मीन? ओ क्लास सॉरी, आपने बाउंड्री हमें तो इसका तो लिया ही इंटरवल नहीं। पे सिखाया था ग्रुप हमें तो डाटा में मैम। ग्रुप डेटा में तो ना हमने इंटरवल्स पे बनाया, ना हमने बाउंड्री पे बनाया, हमने तो मिड पॉइंट्स पे बनाया, मिड वैल्यूज पे। वो मिड वैल्यूज बना के फिर हमने मीन लिया था। वो यस, इंटरवल्स वाला डाटा था। तो अगर बाउंड्रीज आपका हो तो मतलब बाउंड्रीज पे हम मिड बना सकते हैं? एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, करके देख लीजिए। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि वो दो वैल्यूज आ रही होती है ना उसके अंदर फिर सेम, इसलिए मैं पूछ आप रहा था। करके देखिएगा, आप करके देखिएगा, ठीक है, फिर आप मुझे बताइए। तो सेम ही होती हैं, मिड वैल्यूज दोनों की सेम ही आती है। और मैम मैंने पूछना था कि ये जो हमारे बाउंड्रीज होती हैं इनको वापस इंटरवल्स में कैसे चेंज करते हैं? अगर हमें किसी का इंटरवल नहीं दिया हुआ, बाउंड्रीज दी हुई है, तो उसको इंटरवल में कैसे चेंज करें? आप ये देखें कि ये पॉइंट, ये तो आप खुद ही देखकर फिर किया जाता है, या तो वो रिवर्स हम बना लेते हैं। हमारे पास जैसे वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ, दोनों का डिफरेंस, और एक में माइनस करते हैं, एक में ऐड करते हैं, ऐसे ही ना। अब इसका जो रिवर्स क्या बन जाएगा, वैसे इतना हमें कोई फॉर्मूला आता नहीं है कि क्लास बाउंड्री से हम लोग क्लास इंटरवल तक जाएं। ओके मैम। क्योंकि आप ये देखिए ना कि अब जो एक बाउंड्री खत्म हो रही है, जहाँ वहां से सेकंड शुरू हो रही है, तो उनके दरमियान तो डिफरेंस का हमें पता ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो हम कैसे मैं इंटरवल वही तक पूछना जाएंगे? चाह रहा था मैं। जब है ही नहीं तो फिर हम कैसे इंटरवल तक जाएंगे? मैम इसका मतलब है कि लीगली हम फाइंड नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उसको, इंटरवल को बाउंड्री से, हम वो नहीं जब हम तक फाइंड कर डिफरेंस नहीं सकते। पता हमें। आप समझिए कि जब ओरिजिनली हमारे पास क्लासेस जो है जो इंटरवल के होते हैं, उससे हम निकालते हैं बाउंड्री। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में बाउंड्री दिए होगे तो फिर आप लोगों को निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में इंटरवल दिए हैं तो तब आपको बाउंड्री की जरूरत है, मीडियन में और मोड में, वो आपको जरूर निकालनी है बाउंड्री। ठीक है, इससे मुझे एक पॉइंट बस याद आ गया, मुझे पॉइंट। नेक्स्ट हम शुरू करने लगे हार्मोनिक मीन। Okay. Next one is harmonic mean definition. The harmonic mean can be expressed as reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the given set of the observations. हार्मोनिक मीन क्या है? वो रेसिप्रोकल, जो अर्थमेटिक मीन आगे उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, और अर्थमेटिक मीन के अंदर जो वैल्यूज है ना उसका भी रेसिप्रोकल को फाइंड करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड इट इज रिजिडली डिफाइंड। अब आपके पास यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है पहले, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब है कि अर्थमेटिक मीन का जो है वो आपके पास जो है फॉर्मूला जो आएगा, आपने उसका रेसिप्रोकल ले लिया, और अर्थमेटिक मीन के अंदर जो एक्स वैल्यूज हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो आपके पास अर्थमेटिक मीन का जो की वैल्यूज जो है उसका भी आपने एंड में जो है वो रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है,
अब लाइक इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं. Since the harmonic mean is the reciprocal of the reach of the reciprocals, the formula to define the harmonic mean Hn is given as follows. If x1, x2, and so on x1 and are there or the individual items up to n items, then अब ये देखें harmonic mean equals to reciprocal of 1 over x, 1 over x1, 1 over plus 1 over x2 plus 1 over x n. ये आपके पास आ गए reciprocal of the values. ठीक है. इसको हम जब ओपन करेंगे ना रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज, मैंने लिखा नहीं हुआ फॉर्मूला, मैं आप लोगों को ना व्हाइट बोर्ड पर बताती हूँ. पहले कितना रहेगा, इसके कुछ स्टेप्स देख लेते हैं फिर डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं. स्टेप्स. कैलकुलेट द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच वैल्यू 1 ओवर x. लाइक आपके पास ना नंबर्स हैं 4, 6 एंड 8. तो 4 का आपने रेसिप्रोकल निकालना 1 ओवर 4, 6 का आपने निकालना 1 ओवर 6 एंड 8 का आपने निकालना 1 ओवर 8. Step 2. Find the average of the reciprocals obtained from step 1. आपने क्या करना है कि जो आपने पहला स्टेप फाइंड किया है, आपने जो रेसिप्रोकल्स निकाले हैं उनके एवरेज निकालने हैं. रेसिप्रोकल्स के एवरेज का मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. फाइनली टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द एवरेज obtained in step 2. अब हमने स्टेप 2 में जो फाइंड किया आपने अगेन उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया. अगर क्वेश्चन की बजाय मैं क्वेश्चन जरा नोट कर लूंगी, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे कराती हूँ. आप लोग भी नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन, मैं व्हाइट बोर्ड पे आप लोग को बताती हूँ. जी, हार्मोनिक मीन का आपके पास जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया है. H equals to reciprocal R लिख दिया मैंने, reciprocal of 1 over x1 plus 1 over x2 plus and so on 1 over xn. ये भी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला. डिवाइडेड बाय n. ये अनग्रुप डेटा का भी, मैंने आपको जो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन करवाने वो अनग्रुप डेटा का करवाने, ग्रुप डेटा का नहीं करवाना. ठीक है. H equals to reciprocal of 1 over x1 plus 1 over x2 and so on 1 over xn. अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ, इसको मैं सम की फॉर्म में लाऊंगी तो सम की फॉर्म में क्या हो जाएगा, सम 1 over x i. 1 over x i का सम है, इसका मतलब है x1 plus x2 plus x3 and so on xn.
ये हो गया आपके पास डिवाइडेड बाय n। अब इसका अगेन रेसिप्रोकल लेंगे आप, क्योंकि रेसिप्रोकल लिखा हुआ है साइड पे, तो रेसिप्रोकल लेने के तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा इसका 1/x i। ठीक है, जी ये हो गया आपके पास। मैं रिपीट कर रही हूँ, h इक्वल्स टू रेसिप्रोकल 1/x1 प्लस 1/x2 एंड सो ऑन 1/xn। रेसिप्रोकल क्या है, सम 1/xi डिवाइडेड बाय n। फिर आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है n डिवाइडेड बाय सम xi। बात पहले हुई थी कि आपने अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लेना है और उसके अंदर जो एवरेज वैल्यूज है आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक हो गया। देखिए अरिथमेटिक मीन के ऑपोजिट ही हो गया ना, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, सम x डिवाइडेड बाय n। तो सम x की जगह आपने क्या लिख देना, सम 1/x। तो 1/x का आपने जब आपने पूरी टर्म का रेसिप्रोकल लिया तो जो सम 1/x है वो नीचे आ गया और आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऊपर आ गया। डेटा आप लोगों ने लिखा था, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और लास्ट टॉपिक था आज का, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि कैसे रेसिप्रोकल आप लोग फाइंड करते हैं। आप लोग सॉल्व करें, मैंने पोस्ट लेने यहाँ रोल नंबर वाइज। ये स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? यस मैम मैम कर डाटा रहे हैं। दिखा दें एक दफा। डाटा लिख लीजिए। अब मैं दोबारा जाऊंगी स्लाइड पर 2579। मैंने जब कहा था कि डाटा लिख लें तो फिर आप लोग ने क्यों नहीं उस टाइम पे लिखा। यस 2579। जी मैंने लिखा। टू 5 7 and 9 कर रहे हैं आप लोग? कि मैंने ऐसे ही रैंडमली रोल नंबर बोलना शुरू कर देना और जिसने ना बताया तो फिर मैंने इसकी नेक्स्ट डे की जो है ना और आज के दिन की एब्सेंट मार्क कर देनी। मैंने निकाली रेसिप्रोकल, बताऊं? जी जी ठीक है। आपने जो है पहले लिखा कैसे है वो बता दीजिए। मैम उनके रेसिप्रोकल निकाला ना 2 5 7 और 9 का। ठीक है, आपने ऐसे किया लाइक दिस, साथ साथ लिखती जाती हूँ ताकि जिन बच्चों का रह गया वो। जी 2 ऐसे लिखा, फिर 2 5 यस मैम। 7 9 और आपके पास n कितना आ गया है, मैम n 4 है। और आपके पास 4 है। ओके, तो इनका जो सम आया है जो रेसिप्रोकल का वो कितना आया है? मैम एक मिनट, मैंने समझी क्या, मैंने अलग अलग ओके कैलकुलेट। ठीक है, अलग अलग कैलकुलेट 0. करने के बाद इनका सम फाइंड कर लीजिए। मैम 0.953 आ रहा है। 0 पॉइंट सम 95 करके एक सेकंड। मैम 0.95। ओके मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 0.9 5 533 डिवाइडेड बाय 4. 4। 4। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल कैसे लेंगे फिर? वो 4 ऊपर लेंगे ओके और 0.95 नीचे। ठीक हो, का आंसर आ रहा है 4.197 मेरे ख्याल से। मैम 4.2105। 4.1 19 मैम मुझे 4.2 आंसर है इसका। 2 डेसिमल प्लेस राउंड पर बताएं। 4.21। 4.21 क्या सबका यही आ रहा यस है? मैम 4.2।
यस 4.21 मैम, यस 4.21 मैडम, ओके यही आ रहा ओके जी, इसका मतलब है कि 4.21 जो है वो आपके पास 0.206 हार्मोन। अब आप लोगों ने क्या करना है जरा जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप बताने हार्मोनिक ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक मीन के बारे में, तो आप इन इसी क्वेश्चन के मीन भी निकाले, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाले। 2579 छोटा सा क्वेश्चन है इसमें। फाइव। निकालिए अपने अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन नहीं कहा था आपने? दोनों कहा है, ज्योमेट्रिक मीन निकाली तो वो भी ठीक ज्योमेट्रिक है। मीन निकाला है, वो 5 आया है। ठीक है, 1 मिनट। ओके जी, मेन आ, पहले 5.75 हम लोग मुझे जरा दोबारा लिखवाइए, हार्मोनिक मीन कितना आया था? 4.21। ठीक है, 4.21 अब आपने इसी तरह अरिथमेटिक मीन भी निकाली, तो अरिथमेटिक मीन आपके पास कितना आ गया? 5.75 5.75। 75 ओके जी, ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया आपका? 5। 5 ओवर 5 आया। यस मैम, ओके, 5.00 आ रहा है। बस अब आप लोगों ने डाटा लिख लिया ना, मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं होंगे, मैंने आपकी डायरेक्ट स्लाइड पे चाह रही, वहां पे मैंने आप लोग को इनकी इनका जो है ना रिलेशन बताने हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के बारे में। जब आपके पास हार्मोनिक मीन में वैल्यूज का जब सेम, आपके पास जब डाटा के अंदर हर वैल्यूज का सेम यूनिट्स हो ना, लाइक एक इसका एक और डिफरेंस भी मैं आपको ना हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बताती हूँ। आपके पास एक डाटा है, उसके यूनिट सबके सेम है, लाइक डाटा जो है वो केजी का है तो केजी के यूनिट है सब डाटा के, तब आपने ज्यादातर जो यूज करते हैं वो अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने देखा कि आपके पास डाटा में डिफरेंट यूनिट्स का आ गया डाटा, लाइक एक केजी का है, एक लीटर का है, वो डिफरेंट यूनिट्स का जो आपके पास डाटा आ जाएगा, तब हम लोग यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। माइक को म्यूट कर लीजिए जिनका unmute है। जी, ठीक हो गई ये वैल्यू सब आप लोगों ने लिखी है। अब हम लोग जाते हैं अपने स्लाइड पर। लास्ट ये स्लाइड है, छोटा सा पॉइंट है इसका। चलिए आप लोग की जो है वो अटेंडेंस डाउनलोड कर लेती हूँ। हमारा जो गोल 3 है वो भी एंड हो। नेक्स्ट क्लास आप लोग की अब वेडनेसडे को है। वेडनेसडे को हम लोग जो है 10-15 मिनट्स ले लेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे गोल 1 से लेके गोल 3 के दौरान। कुछ मैं क्वेश्चंस करूंगी, कुछ आप लोग क्वेश्चंस कर लीजिएगा। जहाँ डिफिकल्टी होगी हम उसको शेयर कर लेंगे, और कुछ फीडबैक मैं आप लोग से ले लूंगी पूछकर कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है और क्या क्या समझा भी है कि नहीं। तो बेहतर ये है कि अब आप लोग बस वीकेंड है तो आप लोग रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है कोई पॉइंट आप लोग को क्लिक ना हुआ हो। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, मैम एक दफ़ा क्लास फिफ्थ के बारे में बता दें, वो किस तरह से निकालते हैं? ओके, इसमें ये लास्ट वाला कर लूँ तो मैं आप लोग को करवाती हूँ। चलिए डाटा आ ही गया, आप ये देखिए डाटा। डाटा में जो आपके पास क्लास विद के बारे में बता रही हूँ,
बेटा में जो आपके पास पहली क्लास की जो अपर वैल्यू है और जो सेकंड क्लास की अपर वैल्यू, इनके दरमियान जितना डिफरेंस है वो ये आपके पास क्लास में आपके पास साइज होता है और क्लास होता है। इसी तरह आप लोअर क्वार्टाइल, पहली लोअर क्वार्टाइल और दूसरी लोअर क्वार्टाइल के दरमियान में डिफरेंस फाइंड करिए, वो सेम चीज आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। 126 और 135 के दरमियान में डिफरेंस फाइंड करें। 135 माइनस 126 करें, कितना आता है? करके देखें जरा जल्दी जल्दी। 9 मैम। 9, तो इसका मतलब क्या है कि 9 आपके पास क्या है? क्लास विड्थ। मैम एक बार दोबारा बता दें क्लास में। अब तो मैंने वो ग्राफ जो है वो, सॉरी टेबल जो है वो पीछे रह गया। स्लाइड बता दूं लास्ट को, फिर आपको बता। मैम लेकिन जो पीछे वाली स्लाइड्स हैं वहाँ पर आपने डाटा दिया हुआ है 20 to 24, फिर 24 to 26। उसमें आपने क्लास फिट के लिए लिखा हुआ है कि 24 में से अगर 20 माइनस करें तो फिर आएगा, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करें फिर क्लास फिट आएगी। तो एक ही बात है, लेकिन अपर और लोअर लिमिट से कर लेंगे या नहीं अपर लोअर लिमिट से नहीं करना, नहीं सॉरी, नहीं मैंने आप लोग को ये बताया था दोनों वो अपर लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो आपके पास क्लास फिट, मैंने आप लोग को ये बताया मैं जी। ये लास्ट आगे है रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन। If G is a geometric mean, H is a harmonic mean, and A is the arithmetic mean, then the relationship between them is given as G equals to square root AH or G square equals to A dot H. ये relationship है जो आप लोगों ने याद रखना है just for the short questions. Relationship क्या बन रहा है? G geometric mean equals to under root arithmetic mean and harmonic mean. अगर हम इनका square root ले लें तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन, मतलब अरिथमेटिक मीन को अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आपने अरिथमेटिक मीन के आंसर को हार्मोनिक मीन के आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देना और आपने इसका लेना है अंडर रूट, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आ जाएगा। अब आपने 3 वैल्यूज लिखी है, इन 3 वैल्यूज का आप बनाइए कि कौन सी वैल्यू किससे छोटी है और किससे बड़ी है। जैसे हम लोग ने मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड किया था ना, इस तरह इनका रिलेशनशिप बना के मुझे बताइए। ये मैं स्लाइड जो है बंद कर रही हूँ। मैम दोबारा बताइए किस तरह रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाए लेस देन इक्वल, लेस देन ग्रेटर के हिसाब से, जल्दी क्योंकि आंसर आप लोगों ने लिखा हुआ है, मैं अटेंडेंस आप लोगों की डाउनलोड कर ली। मैम बन गया है मैम, इसमें अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जी होगा, ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होगा। हाँ जी, ये रिलेशनशिप बन रहा है आपको देखो, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ये भी तो रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, ये देखिए Yes, यहाँ ma'am. पर Yes. ये देखिए अरिथमेटिक मीन जो है वो सबसे बड़ा है, अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है आपका हार्मोनिक मीन से। तो ये आप कह सकते हैं अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक हो गया, यहाँ तक अब आप लोगों का लेक्चर एंड है। कोई क्वेश्चन है या फिर मीटिंग एंड कर दूँ, क्लास एंड कर दूँ? एनी क्वेश्चन? नो मैम। नो, No, ma'am. ओके Thank you very much. ओके देन, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मैम वो जी जी, क्वेश्चन चेक कर दीजिएगा। ओके ओके। रोल नंबर क्या है आपका? 244। 244। आपने मैम मुझे यहाँ पे सेंड किया, मीटिंग में सेंड किया? नो मैडम, वो सीआर पे सेंड किया हुआ। चलिए CR पे मुझे सेंड कर देना। ठीक है, ठीक, ओ अल्लाह हाफ़िज़।